नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलो ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हो गई बॉडी में, आपको उसको डिसइंटीग्रेट हुई, डिसोल्यूशन हुआ, डिसोल्यूशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ड्रग को एब्जॉर्प्शन होने के बाद कहीं तो जाएगी ना, अब हमारे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होगा। हमारी ड्रग ट्रांसपोर्ट होगी एडमिनिस्ट्रेशन साइट से टारगेट टिश्यूज पे। आपने एडमिनिस्टर किया, एडमिनिस्टर करने के बाद वो एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वहाँ से निकल पड़ी अपने मार्ग, मतलब अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो वहाँ से ड्रग टारगेट हमारी पहुँची साइट पे, जिस पर्टिकुलर टारगेट साइट, टारगेट टिश्यू, अदर ऑर्गन्स पर हमें पहुंचाना था, वहां पर पहुंचेगी। किसके थ्रू? कोई पाथवे तो होगा बॉडी में दूसरी जगह पहुंचाने का, वो है हमारा ब्लड स्ट्रीम। तो कैसे पहुंचेगी? हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एक टारगेट साइट से या एडमिनिस्ट्रेशन से टारगेट साइट पर पहुंचेगी। वो टारगेट साइट आपका टिश्यू भी हो सकता है, आपका ऑर्गन भी हो सकता है, बॉडी में कोई भी पार्ट हो सकता है, और पहुंचने के लिए आपको ब्लड स्ट्रीम की ज़रूरत रहती है। फैक्टर्स जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस होता है, वही सेम फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे लाइपोफिलिसिटी, आपकी ड्रग की क्या लाइपोफिलिसिटी है, टिश्यू कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब ट्रांसपोर्टर्स एंड रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ना डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। इम्पोर्टेंस क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का? भाई यार, ये तो सोचो, आपने ड्रग ले ली, आपने कोई मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर ली, एब्जॉर्प्शन हो गया, अगर वो टारगेट साइट पर पहुंचेगी नहीं तो इफेक्ट कैसे आएगा? तो इंपॉर्टेंस ये है डिस्ट्रीब्यूशन का कि ड्रग की एफिकेसी अफेक्ट होती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है तो वो टारगेट साइट पर नहीं पहुंचेगी तो इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। अगर आपके पेट में दर्द है और टारगेट साइट पर नहीं पहुंची तो सोचो गले में ही एब्जॉर्ब हो गई, क्या फ़ायदा उसका, टारगेट साइट पे नहीं। तो ड्रग की एफिकेसी अफेक्ट हुई, इफेक्टिवनेस कम हो गया। ड्रग की सेफ्टी भी इन्फ्लुएंस होती है। अगर एक्सेसिव ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए नॉन टारगेट साइट पे, मतलब ऐसे समझो कि जो हमने टैब पेट के लिए लिया था वो गले में ही या माउथ में ही सब कुछ डिसॉल्व हो गया, एक्सेसिवली उसका डिस्ट्रीब्यूशन माउथ में ही हो गया, जो हमारा टारगेट ही नहीं था टिश्यू, तो वहाँ पे वो साइड इफेक्ट देना शुरू कर देगा। फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप्स क्या हैं? अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे कि वो डायरेक्ट जाके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एक खुद सोचो, ओरल ड्रग जाके मेटाबोलाइज होती है लिवर में, ओके राइट, ओरल ड्रग है आपकी, आपको पता है ये कहाँ जाके मेटाबोलाइज होगी? लिवर में, ठीक है, लिवर में मेटाबोलाइज होती है आपकी। अब लिवर में मेटाबोलाइज होगी, उसके बाद ही वो कहाँ पहुँचती है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ये चीज़ हमें पता है। अब अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ तो इसको अवॉइड कर दिया गया तो डायरेक्ट कहाँ पहुँचेगी? सिस्टमिक सर्कुलेशन में। वो डायरेक्ट आपका टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होगा, वहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, कुछ ड्रग्स हमारी प्रोटीन से बाइंड होती है जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट होती है। फिर टिश्यू डिफ्यूजन है, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन होगा, और आपका जो प्रोसेस है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का वो वहीं पे एंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी जो भी ड्रग है उसकी जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या करेंगी? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगी। ये फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। आपका ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या है? जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी वो ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो टिश्यूज़ हैं ब्रेन में या डिपोज टिश्यू में वो लिपिड रिच रहते हैं, मतलब लिपिड से बने हैं, तो ज़्यादा जल्दी उसका क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। ठीक है, ये लिपिड हो गया। आयनाइजेशन स्टेट में क्या होता है? आपकी ड्रग की आयनाइज स्टेट भी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को अफेक्ट करती है। अब जैसे एसिडिक ड्रग है वो एसिडिक टिश्यू में जाके इकट्ठी हो जाएगी, जो बेसिक ड्रग है वो बेसिक टिश्यू में जाके इकट्ठी हो जाएगी। उस हिसाब से आयनाइजेशन जो है ड्रग का वो ज़्यादा अफेक्ट करता है। मॉलिक्यूलर साइज शेप क्या है आपके कंपाउंड का, प्रोटीन बाइंडिंग, ब्लड फ्लो, कैपिलरी परमेबिलिटी, तो ये फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी ड्रग्स की जितनी होती हैं वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। अब कुछ बैरियर्स भी आते हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के। कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का काम है कि
टिश्यूज को प्रोटेक्ट करना हार्मफुल सब्सटेंस से, साथ ही साथ लिमिट कर देता है ड्रग का एक्सेस। ऐसा नहीं है कि हमारी जो ड्रग है, चलो भले ही वो कितना ही अच्छा इफेक्ट क्यों नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेसिव अमाउंट में आप अंदर चलते चले जाओगे, अपना इफेक्ट दोगे, वो साइड इफेक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारा जो ये बैरियर्स हैं वो क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं। वो कहते हैं बस भाई इतनी ही ज़रूरत थी, आप इससे ज़्यादा अंदर नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ सब कुछ फुल हो चुका है। अब आपका BBB है, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये टाइट एंडोथेलियल जंक्शन से बना होता है, बहुत सारी ड्रग्स को ये ब्रेन में एंटर ही नहीं करने देता। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाती। अब क्योंकि ये जितनी हाईली लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं वही जाके उसमें एंटर कर पाती हैं। फिर आपके ब्लड टेस्टिस बैरियर हैं, प्लेसेंटल बैरियर हैं, ये डिफरेंट साइड पे डिफरेंट बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम है ड्रग्स को एक्सेसिव अमाउंट में ना जाने दें, जिससे कि वहाँ पे टॉक्सिसिटी हो सकती है। क्योंकि हर जगह ज़रूरी नहीं है हर जगह हमारी ड्रग होनी चाहिए। अब टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग, आपका जो टिश्यू परमेबिलिटी है उससे ये पता चलता है कि ड्रग की एबिलिटी क्या है, ड्रग की क्या ऐसी स्किल है, ड्रग के पास ऐसी क्या एबिलिटी है कि जिससे कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके टिश्यू में एंटर करेगा। ऐसा करो, सोचो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया उसने, अब क्रॉस करने के बाद कहाँ पहुंचा, देन वो टिश्यूज में भी पहुंचा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को मिला के ही एक साथ टिश्यूज बनते हैं, समझे ना। तो वो पहले मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा देन एंटर कर पाएगा। उसकी वजह से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होगा, फिर थेरेप्यूटिक एक्शन भी इन्फ्लुएंस होता है। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे ड्रग की प्रॉपर्टी पर। हाँ एग्जैक्टली हमारी ड्रग की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या जितने फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हम पढ़ के आए हैं वो क्या है, तो उसके बेसिस पर टिश्यू की परमेबिलिटी अफेक्ट होती है। आपका जो फैक्टर्स हैं जैसे टिश्यू की परमेबिलिटी, लिपिड की सॉल्युबिलिटी, मॉलिक्यूल का साइज एंड शेप, मॉलिक्यूल का चार्ज, आयनाइजेशन स्टेट, प्रोटीन की बाइंडिंग, किस तरीके का ब्लड फ्लो है, कैपिलरी परमेबिलिटी क्या है, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टिश्यू परमेबिलिटी के लिए, राइट। अब बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स है, आपकी जो ड्रग है वो बाइंड करेगी पर्टिकुलर किसी चीज़ से, तो बाइंड करेगी एंजाइम से, रिसेप्टर से, प्रोटीन से। तो ड्रग बाइंडिंग में इंटरेक्शन होता है ड्रग का बॉडी कंपोनेंट्स के साथ। तो आपको ये याद रखना है, आपकी ड्रग है, ड्रग जाकर बाइंड करेगी, ठीक है। बाइंड किससे करेगी, वो बॉडी के कंपोनेंट से जाके बाइंड करेगी। बॉडी के कंपोनेंट्स में हमारे प्रोटीन्स आते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं, डीएनए, आयंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये होती है हमारी ड्रग बाइंडिंग। अब इस बाइंडिंग की वजह से ही ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस होता है, अप एंड डाउन भी आते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन देखने को मिलता है, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। अब ये थी ड्रग बाइंडिंग। अब प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, प्रोटीन बाइंडिंग जो हमारा सबसे कॉमन टाइप है, वहाँ पे हमारा ड्रग जाके आपका जो ड्रग है वो बाइंड करेगा डायरेक्ट प्लाज्मा प्रोटीन से। फॉर एग्जाम्पल आपका एल्ब्यूमिन है, और एल्ब्यूमिन से जैसे बाइंड किया तो उससे क्या होगा, मे बी चांसेस है अवेलेबिलिटी जो है एक्शन के लिए वो कम हो जाएगी, जितना ज़रूरी है अवेलेबल है वो उतना एक्शन नहीं दे पाएगा। अब हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स जो होती हैं वो जाके बाइंडिंग साइट पे कम्पीट करती हैं। अब देखो जितनी ज़्यादा प्रोटीन होगा ड्रग में वो जाके क्या करेंगी, लड़ेंगी कि भाई हमें बाइंड होना है इस रिसेप्टर साइड से या हमें बाइंड होना है इस रिसेप्टर साइड से। तो उसमें क्या होता है, ड्रग लेवल बढ़ जाएगा, अफेक्ट होता है क्योंकि फ्री ड्रग लेवल होता है। फिर थेराप्यूटिक इफेक्ट में भी डिफरेंस आते हैं, वो अफेक्ट होगा ही होगा जब आपका वहाँ पे कंपटीशन होगा बाइंडिंग साइड पे। अब ड्रग बाइंडिंग में प्रोटीन, एंजाइम, रिसेप्टर, डीएनए, आयन बाइंडिंग होता है। अब जैसे आपका ड्रग है, अब आपका ड्रग बाइंड किया प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा बाइंडिंग में डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होगा, हाफ लाइफ, क्लियरेंस। हाई प्रोटीन बाइंडिंग ना फ्री ड्रग अवेलेबिलिटी को कम करता है, ये याद रखना। एंजाइम बाइंडिंग, हमारा ड्रग जाके एंजाइम से इंटरेक्ट करेगा, रिसेप्टर में ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड करता है, डीएनए में ड्रग जाके हमारी बाइंड करेंगी डीएनए से जाके, आयन बाइंडिंग में ड्रग जाके आयन से बाइंड होता है। तो यही हमारी बाइंडिंग है जो हमें एक नॉर्मल पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारी ड्रग जाके किस पर्टिकुलर साइट पे बाइंड हो रही है या ड्रग की बाइंडिंग क्या है। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एक थ्योरेटिकल
फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है जिससे ये बताया जा सकता है कि हमारी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में किस तरीके से हुआ है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक में हमारा ADME आ जाता है ना, तो उसमें से एक पैरामीटर को इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे ड्रग जाके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसको हम एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। हाइपोथेटिकली जो वॉल्यूम है ड्रग में उसका है कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब एक जैसा ही डिस्ट्रीब्यूट हो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में। तो जो एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन। तो ये एक्सप्रेस किस में होता है, आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका लीटर्स में होगा, जिसके हेल्प से ड्रग डोजिंग का पता कर पाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख पाते हैं। इंटरप्रिटेशन है हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है 10 लीटर से कम होगा तो ड्रग जो है प्राइमरली कन्फाइंड रहेगी प्लाज्मा को, मतलब वो ड्रग जाके प्रोटीन से बाइंड करेगी, मतलब हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग होगी, और वो साथ ही साथ आपकी ड्रग हाइड्रोफिलिक ड्रग्स में भी आएगी। उसका अगर मॉडरेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 10 to 30 लीटर का, तो जो ड्रग है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स और बॉडी वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है इजीली। अगर बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपका जो ड्रग है वो टिश्यूज़ में जाके एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। एग्जाम्पल आपका लाइपोफिलिक ड्रग है जिसमें हाई टिश्यू बाइंडिंग रहती है, तो इसका इंटरप्रिटेशन मतलब आपके पास अगर अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आया है, उसकी वैल्यू आपको पता है, तो एग्जैक्टली आप बता सकते हो कि क्या कहना चाह रहा है हमारा VD। राइट, करेक्ट, समझ गए ना? कुछ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो डोजिंग रेजिमेंट रहता है उसमें आपका VD को कैलकुलेट करते हैं लोडिंग डोज के बेसिस पर। आपका लोडिंग डोज की ज़रूरत है जिससे कि हम टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को जल्द से जल्दी अचीव कर सकें। जैसे लोडिंग डोज है उसमें आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, देन आपका मल्टीप्लाई होगा डिजायर्ड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन से, देन बॉडी वेट से। ड्रग कैरेक्टराइजेशन होगा, फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है। फैक्टर्स में आपका एज, जेंडर, बॉडी वेट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। अब मैकेनिज्म क्या है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का? सबसे पहले तो रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। ड्रग एक नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन बनाती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, फिर एक डायनेमिक मेंटेन रहेगा बाउंड और फ्री ड्रग के बीच में, वो रिवर्सिबल है। देन सेकंड आपका कंपटीशन रहेगा बाइंडिंग साइड में, क्योंकि बाइंडिंग साइड के लिए मल्टीपल ड्रग्स ना कॉम्पिटिट करती हैं कि वो रिप्लेसमेंट भी कर सकती हैं, फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ा सकती हैं। अब ये जब करती हैं तो ड्रग इफेक्ट या टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। कंपटीशन अगर बाइंडिंग साइड में होगा, एक तो बेचारा ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि उसको सीट नहीं मिली, अब सीट नहीं मिली तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। फार्माकोकाइनेटिक्स जो हमारा ADME है ना, वो इन्फ्लुएंस होता है। जितना हाई प्रोटीन बाइंडिंग है वो क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर देता है। अब जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा तो ड्रग क्लियरेंस स्लो हो जाएगा, प्रोलॉन्गिंग हाफ लाइफ रहेगी, वो भी कम रहेगी। देन टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन ड्रग बाइंडिंग। कितने टाइप्स के जो प्लाज्मा प्रोटीन हैं हमारे ड्रग बाइंडिंग में रहते हैं? अपने एल्ब्यूमिन का नाम सुना होगा, वो एसिडिक या न्यूट्रल ड्रग से जाकर ही बाइंड होता है। देन आपका अल्फा-1 एसिडिक जो एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, तो वो क्या करेगा, वो बेसिक ड्रग से। एल्ब्यूमिन जो है आपके एसिडिक या न्यूट्रल ड्रग से जाके बाइंड होता है। अब अल्फा-1 एसिडिक जो है वो बेसिक ड्रग से जाके बाइंड होगा। कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो सकती है डिजीज और स्ट्रेस के बेसिस पर। लाइपोप्रोटीन आपकी लाइपोफिलिक ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन में इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ग्लोब्युलिन्स में आपके सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्युलिन्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्युलिन्स हैं जो स्पेसिफिक हार्मोन को टारगेट करते हैं, और ड्रग्स जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है तो उनको टारगेट करेंगे। तो सम ग्लोब्युलिन्स की बात करेंगे। फिब्रिनोजन में आपके ब्लड क्लॉटिंग आ जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में एक माइनर रोल प्ले करता है ब्लड ड्रग बाइंडिंग में, तो वो वहाँ पे फिब्रिनोजन यूज करेंगे। देन नेक्स्ट है आपका टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। अब टिश्यू प्रोटीन में क्या है, आपके टिश्यूज एक तरीके से इंटरेक्ट करेंगे ड्रग और इंटरसेलुलर, मतलब टिश्यूज में एक तरीके से ड्रग इंट्रासेलुलरली, एक्स्ट्रासेलुलरली, मेम्ब्रेन, रिसेप्टर, बहुत सारे ऑर्गन्स में बाइंड करता है। उसका इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा कि क्या है, उसके बेसिस पर ही आपकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हो सकता है, एलिमिनेशन इफेक्ट होता है।
मैकेनिज्म जो है टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग का, सबसे पहले तो इंट्रासेलुलर बाइंडिंग, उसमें आपका ड्रग इंट्रासेलुलर प्रोटीन से बाइंड होता है, जैसे एंजाइम है, न्यूक्लियर प्रोटीन, उसमें ड्रग एक्शन जो सेल के अंदर है वो अफेक्ट होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग में इंट्रैक्शन रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन से, जैसे कोलेजन है, फिब्रोनेक्टिन है, तो वो ड्रग रिटेंशन जितना रुकने वाला है टिश्यूज में उस पर अफेक्ट पड़ता है। मेम्ब्रेन बाइंडिंग, रिसेप्टर बाइंडिंग, ये डिपेंड करता है कहाँ पे जाके वो उसकी टिश्यूज पे बाइंडिंग हो रही है। देन कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रोटीन और ड्रग बाइंडिंग अफेक्ट होती है। अब जैसे प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है तो वो क्या करेगा, फार्माकोकाइनेटिक्स को, वेट अ सेकेंड, तो क्या करता है, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक और ड्रग एफिकेसी पर इफेक्ट शो करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो ड्रग बाइंडिंग है प्रोटीन से वो चेंज होती है, उसका पता भी कर सकते हैं। अब ड्रग प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका केमिकल स्ट्रक्चर, लाइपोफिलिसिटी, चार्ज, ये अगर पता हो तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोटीन और ड्रग की बाइंडिंग किस तरीके से अलग हो सकती है या सेम हो सकती है। जैसे आपका केमिकल स्ट्रक्चर में साइज एंड शेप या फंक्शनल ग्रुप है तो बाइंडिंग एफिनिटी को इन्फ्लुएंस करता है। कुछ ड्रग्स जाके कम्पीट भी करती हैं सेम बाइंडिंग साइट के लिए। सेम वही आपका प्रोटीन प्रॉपर्टीज़ में कंसंट्रेशन है, फिजियोलॉजिकल में आपका pH टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा जो उसकी बाइंडिंग है, ड्रग इंट्रैक्शन में कंपटीशन रहेगा और ऑलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन देखने को मिलेगा। अब देन आपका काइनेटिक्स है प्रोटीन बाइंडिंग का, तो जो प्रोटीन बाइंडिंग है उसमें इंट्रैक्शन होता है ड्रग और प्रोटीन के बीच में। किसके बीच में होगा, ड्रग और प्रोटीन के बीच में, जिससे कि एक ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। एट द एंड डी और पी फाइट करके डीपी बनाएंगे। तो इसका क्या है, ये रिवर्सिबल इक्वेशन है आपका, सेम वही बना है, डी प्लस पी इज इक्वल टू डी पी, रिवर्सिबल है। रेट ऑफ ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है आपका, फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है, आपका फ्री प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन आ गया। उसके बाद आपका जितना भी ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन बना है तो उसको रेट कांस्टेंट है, ये हमारे ड्रग प्रोटीन एसोसिएशन के जो रेट है ये कांस्टेंट रहेंगे। देन आपका क्या आ जाएगा, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो उसमें क्या होगा, आपका वही रेट कांस्टेंट आपने देख लिया कि रेट कांस्टेंट 2 है आपके, अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। देन आपका ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, वो बनेगा। देन आपका फ्रैक्शन ऑफ बाउंड एंड अनबाउंड ड्रग, बाउंड ड्रग्स में जैसे फ्रैक्शन है ड्रग का वो बाउंड हो रहता है प्रोटीन से, तो ये उसका फॉर्मूला है। अनबाउंड में जो ड्रग्स है वो ड्रग जो है वो बाउंड ही नहीं होगी प्रोटीन से, अनबाउंड रहेगी, ये उसका फॉर्मूला है। देन नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग, मतलब क्लिनिकली अगर देखा जाए क्या इंपॉर्टेंस है प्रोटीन बाइंडिंग की ड्रग से। अब जो भी ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक या थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, आपके प्रोटीन बाइंडिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा ड्रग की काइनेटिक्स, डायनेमिक्स और इफेक्टिवनेस पे। अब इसको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना है, कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं जिससे ये क्या होगा, हमारा ड्रग थेरेपी है उसको ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। एग्जैक्टली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अनबाउंड या फ्री ड्रग है वो किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करती हैं। हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग किस तरीके से लार्जली इन ब्लड स्ट्रीम रिमेन, बहुत टाइम तक रहती हैं, और स्मॉल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम रहता है। फिर ड्रग एलिमिनेशन में फ्री ड्रग्स ही मेटाबॉलिज्म में जाती हैं, देन उनका एक्सक्रीशन हो जाएगा। प्रोटीन बाउंड ड्रग का स्लोअर एलिमिनेशन रेट है जिससे उनकी लॉन्गर हाफ लाइफ रहती है और ड्रग एक्शन जो है बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जो ड्रग प्रोटीन बाउंड है, क्या है, जो ड्रग आपकी प्रोटीन बाउंड है उसका एलिमिनेशन कम हो जाता है और शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और एक्शन भी बढ़ता है, लंबे समय के लिए हो जाता है। ड्रग एफिकेसी जो है, ड्रग इफेक्ट डिपेंड करता है कि फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टारगेट साइट पर कितना है। हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग में लोअर लेवल फ्री ड्रग लेवल्स आएगा, उससे एफिकेसी अफेक्ट होती है। थेराप्यूटिक इंडेक्स, जो जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स जो है वो नैरो रहता है तो वहाँ पे बाइंडिंग चेंज करती है और टॉक्सिसिटी भी हो सकती है और साथ ही साथ वहाँ पे इफेक्टिवनेस भी कम होगी। ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन में कंपटीशन होता है प्रोटीन बाइंडिंग साइट के लिए, कि एक ड्रग दूसरी ड्रग कंपटीशन करेंगी कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है, मैं बाइंड करूंगी, मैं बाइंड करूंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाती है एक ड्रग की। अब जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहाँ फ्री कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और पोटेंशियली उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। अब क्लिनिकली रेलेवेंट पेशेंट्स हैं उनको मल्टीपल मेडिकेशन मिलती हैं, उसकी
जिसकी वजह से रीनल और हिपैटिक इम्पेयरमेंट हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारी ड्रग अगर एक साथ चले तो आपके लिवर और किडनी पर अफेक्ट शो होता है। अब इम्पैक्ट ऑफ डिजीज स्टेज, जैसे लिवर डिजीज है जहाँ एल्ब्यूमिन लेवल कम है तो वहाँ पे फ्री ड्रग बढ़ जाएंगे, टॉक्सिसिटी का रिस्क रहेगा, चांसेस रहेंगे। इन्फ्लामेशन है, वहाँ पे हाई अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है जिसकी वजह से ड्रग की बाइंडिंग और फार्माकोकाइनेटिक्स ऑल्टर होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। देन आपके पेशेंट पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी है, जैसे न्यूनेट्स हैं, नए जो किड्स, न्यूनेट्स मतलब इन्फेंट बोल लो, या नए छोटे छोटे किड्स जो होते हैं या एल्डरली हैं, तो उनमें एल्ब्यूमिन कम होता है जिसकी वजह से फ्री ड्रग लेवल बढ़ जाता है और ड्रग की टॉक्सिसिटी इफेक्ट भी देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी में प्लाज्मा प्रोटीन चेंज होने की वजह से वहाँ पे एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट रहती है डोज की। तो ये पेशेंट पॉपुलेशन के बेसिस पर वेरिएशंस आती हैं, वेरिएबिलिटी प्रेजेंट रहती है। ओके, so that's it for today. See you in the next class. Bye bye.